ma'am. Pen and paper. Now understand what I'm telling. Fine. See, first term over here is poverty. What do you mean by poverty? Any idea? Because it is very much general term. Poverty. What do you understand Poverty by is that? garibi. हाँ, तो गरीबी से हम लोग क्या समझते हैं? What we understand from this word that it is that state. Poverty is that state where we are not able to fulfill our basic necessity of food, clothing and shelter. ठीक है, वो स्टेट है गरीबी जहां पे हम अपना जो रोजमर्रा का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा नहीं कर पा रहे. ठीक है, यही है पॉवर्टी. यस और नो? बट हियर पॉवर्टी इज Yeah, मोर ma'am. देन. ओके, मोर देन दैट कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आप अच्छी एजुकेशन किसी को नहीं दे पा रहे हैं तो दैट विल आल्सो कम इन पॉवर्टी. यस और नो? अगर आप बीमार हैं ma'am. एंड यू आर नॉट एबल टू विजिट डॉक्टर, अगेन दैट विल आल्सो कम इन पॉवर्टी. Yes. So here two terms. One is absolute poverty, second one is relative poverty. Now what is this two term? See, absolute poverty क्या हुआ? जैसे गवर्नमेंट को एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दी. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम दिन का या नहीं तो दिन का तो महीने का छोड़िए, दिन का रखिए. जैसे दिन का अगर आप 500 रुपीज कमा रहे हैं, ठीक है, अगर उससे नीचे है तो आप कहलाएंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी में. ठीक है, आप पॉवर्टी लाइन में कहलाएंगे. अंडरस्टूड? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या हुआ कि मिनिमम क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि जो दिन का इतना कमाएगा 100 रुपीज फॉर से 500 रुपीज, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा. फाइन. तो इसी को हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं. तो क्या लिखिएगा आप? अ पर्सन नॉट एबल टू फुलफिल. व्हाट यू विल राइट इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी? जस्ट write one liner. A person not able to fulfill the minimum requirement or necessity of life. It means that they are not able to Requirement. Ma'am, a person not able to fulfill the minimum requirement necessities of life, minimum requirement or necessities of life. That's why I added necessities of life also. Okay, also minimum requirement and also necessities of life. It means, full stop के बाद लिखिएगा, it means that they are not able to, it means that they are not able to achieve the baseline. They are not able to achieve the baseline of minimum income. Minimum income, which is fixed by government. Which is fixed by government. Okay, this is what we say about absolute poverty. All right. Okay, so what we were discussing, absolute poverty is clear to you. Government क्या करती है? एक फिक्स कर देती है कि हाँ, मैं दिन का जो इतना कमाएगा वो absolute poverty, अगर उससे नीचे कमा रहा है तो absolute poverty के अंदर आएगा. इतना क्लियर है? ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड फिक्स हो गया. ठीक है, हम लोग क्या कर दिया? स्टैंडर्ड. If we are not achieving that standard, that means we are absolute, we come in absolute poverty. Now see the second term, relative poverty. What do you mean by that? तो यहाँ टर्म ही बता रहा है relative, यानी आप किसी के रिलेशन में कोई चीज बोल रहे हैं. रिलेटिव मतलब क्या? अगर मैं कंपैरिजन करूं, मेरे पास बाइक है, आप लोगों के पास कार है, तो आई एम रिलेटिवली पुअर देन यू. Yes, ma'am. कार है, मेरे पास बाइक है, तो मैं रिलेटिवली पुअर हो गई. तो होता क्या है, जो डेवलप्ड कंट्री होता है वो जनरली रिलेटिव पुअर के पॉवर्टी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करता है. ये देश कैसा है, ठीक है, उस देश के कंपैरिजन मेरा कितना इनकम है. अंडरस्टूड? तो हम लोग, और डेवलपिंग जनरली एब्सोल्यूट पॉवर्टी पे डिपेंड करता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म. One is absolute poverty is clear. What is relative poverty? Just relation to something else or neighborhood. Relation to something else or neighborhood. That is relative poverty. Fine. मैम लिखेंगे क्या इसमें? यही लिखिए, relation of something else or neighbor or neighborhood. यहाँ पे कोई बेस लाइन हम लोग फिक्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है, एक का कंपैरिजन दूसरे से, तो इसका तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं. यस और नो? साइकिल होगा तो किसी के पास बाइक होगा, अगर आपके पास बाइक आ जाएगा तो किसी के पास कार होगा, अगर आपके पास कार हो जाएगा तो अगेन किसी के पास उससे बड़ा वाला कार होगा, मर्सिडीज होगा. ठीक है, आपका BMW होगा.
BMW होगा तो किसी के पास जेट प्लेन होगा, तो दैट देयर इज नो एंड. Understood? So these are two terms. Now see what is this. One term is URP method and one is MRP method. These are the method through which we calculate our poverty in our country. Fine. तो ये क्या टर्म है? यूआरपी मेथड किसको कहते हैं और एमआरपी मेथड किसको कहते हैं? तो सबसे पहले यूआरपी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरपी? यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड. एंड हाउ वी कैलकुलेट दिस? यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में क्या होता है कि किसी से एक महीने का एक्सपेंडिचर, पिछले महीने का जो भी एक्सपेंडिचर है आपका, वो पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या स्टैंडर्ड है. अगर इतना नेसेसिटी पूरा हो रहा है उसका या उससे कम खर्चा कर रहा है तो वो पॉवर्टी के अंदर आ जा रहा है. ठीक है, या सारा नेसेसिटी पूरा कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी से ऊपर आ जा रहा है. ठीक है, तो बेसिकली यूआरपी मेथड में क्या करते हैं हम लोग, पिछले महीने का एक रफली हम लोग, सब लोग म्यूट रखेंगे. तो क्या बात कर रही थी मैं कि पिछले महीने का एक्सपेंडिचर पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन होता है यूआरपी मेथड. फाइन. अब आ जाइए एमआरपी मेथड पे. एमआरपी का फुल फॉर्म होता है आपका मिक्स्ड रिकॉल पीरियड. मिक्स्ड रिकॉल पीरियड. अब ये मिक्स्ड रिकॉल पीरियड क्या हुआ? यहाँ पे देखिए यूआरपी में हम लोग पिछले एक महीने का खर्चा पूछ लिए, तो उसके उस हिसाब से हम लोग डिटरमाइन कर लिए कि ठीक है ये गरीब है या अमीर है. लेकिन ऐसा क्या होता है कि हमारा पिछले महीने का डेटा वही सही होता है. कुछ कुछ खर्चा ओकेजनल भी तो होता है, लाइक फेस्टिवल में हम लोग कुछ ज्यादा खर्चा करते हैं. यस और नो? किसी के एजुकेशन पे हम लोग सालाना खर्चा होता है. कोई फ्रिज खरीदता है, दैट इज वन टाइम एक्सपेंडिचर. फ्रिज है, बाइक है, ये तो हम एक टाइम खरीद लिए, तो इससे तो हम लोग का क्लियर कैलकुलेशन तो पता चलेगा नहीं. तो इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है जो आपका पहले देखिए यूआरपी जो था वो लक्कड़ वाला कमेटी उस टाइम था. ठीक है, उस कमेटी के टाइम में यूआरपी वाला मेथड था. और इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है एमआरपी मेथड. ये एमआरपी मेथड में क्या हो रहा है कि हम लोग रफली पूरे ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं. 1 मंथ का किए, लास्ट 1 मंथ का एक्सपेंडिचर तो पूछे ही पूछे, और इसके अलावा हम लोग एक रफली ओकेजनल या इनफ्रीक्वेंट जो खर्चा होता है वो भी पूछ लिए. जैसे एजुकेशन पे आप कितना खर्चा कर रहे हैं, कोई मेडिकल इंश्योरेंस क्या है आपका. ठीक है, इसके अलावा क्या टीवी, फ्रिज, स्कूटर, बाइक कुछ है क्या आपके पास. ठीक है, इस टाइप से हम लोग रफली कैलकुलेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो ये सारा होता है सर्वे मेथड से. ये डेटा कि हमारे देश में पॉवर्टी कितना बढ़ा है कितना घटा है, ये सर्वे करने के लिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम है NSSO. ठीक है, NSSO क्या होता है फुल फॉर्म? आप लोग रफली लिखते चले जाइए, बाकी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. ओके, डिटेल इज गिवन ओवर हियर, यू कैन रीड एंड राइट योर आंसर बाय यू. यहाँ समझने का काम करिए और रफली नोटबुक में लिखते चले जाइए अपने वर्ड्स में. ठीक है, तो क्या मैं बात कर रही थी, कौन सी बॉडी है जो सर्वे कर रही है? तो ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. NSSO है ना, ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये सर्वे करती रहती है. अब इसी तरीके से जितना सर्वे निकलता है, जितना राउंड सर्वे होता है उतना राउंड उसका नंबर लिखा जाता है. जैसे अभी 51st सर्वे है या 67th सर्वे है, इस टाइप से डेटा उसका निकलता है. फाइन. अब जैसे सेंसेक्स है और सर्वे है, उसमें क्या डिफरेंस है? Do you have any idea what is the difference between Sensex and survey? सेंसेक्स में जो डेटा निकलता है वो एक एक जन से हम लोग पूछते हैं. ठीक है, लाइक नैना आपके फैमिली में कौन कौन है, सृष्टि आपके फैमिली में कौन कौन है, फिर दुर्गेश आपके फैमिली, मतलब एक एक करके हम लोग पूछते हैं. लेकिन इसमें सर्वे में क्या होता है, हम लोग जैसे कंप्लीट BBA फर्स्ट ईयर का एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे. ठीक है, अब ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव नैना भारती से मैंने पूछ लिया, डन हो गया, मेरा पूरे क्लास का डेटा मिल गया. फिर BBA 444 में चली गई मैं, उससे कोई एक डेटा ले लिया मैंने, तो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, कोई एक बंदे से मैंने इंफॉर्मेशन लिया. ठीक है, तो ये होता है सर्वे और सेंसेक्स में डिफरेंस. सेंसेक्स में हम एक एक जगह जा जाके पूछते हैं, राइट, एक एक घर में जाके पूछते हैं. लेकिन सर्वे क्या होता है कि एक मोहल्ले में जाके पूछ लिए, किसी रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लिए, डन. तो ये होता है डिफरेंस. तो ये सर्वे करने का काम है NSSO का. अब इसका जो डेटा निकलता है, तो ये जो आपका पहले जो प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन के लोग पॉवर्टी का डाटा निकालते थे और निकाल के क्या करते थे, लाइक बोलते थे मेरे रीजन में अभी पॉवर्टी इतना कम हो गया है ना, थोड़ा कि नेक्स्ट टाइम फिर से इलेक्शन हो जाए, फिर से उनको कोई जिता दे. ये सब डेटा वहां से प्लानिंग कमीशन के लोग निकालते थे जब था प्लानिंग कमीशन,
ताकि वो बोल पाए कि अभी देश से गरीबी इतनी घट गई है। ठीक है, गरीब तो इसी से कैलकुलेशन होता है, यूआरपी मेथड और एमआरपी मेथड से। ठीक है, तो ये डेटा सर्वे के थ्रू ये निकाला गया है 1994 और यहाँ पे 4 और 5 का ऐसे कंपैरिजन होता है कि हाँ इस रीजन में कम हुआ या इस रीजन में ज्यादा हुआ। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अब मैम देखिए मेरे को एमआरपी बता दीजिएगा। एमआरपी है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी इज मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इट इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ यूआरपी मेथड। इसमें क्या होता है कि पिछले एक मंथ का कितना एक्सपेंडिचर है वो तो हम पूछते ही है, इसके साथ साथ जो इनफ्रीक्वेंट और ओकेजनल एक्सपेंडिचर है लाइक एजुकेशन पे, क्लोथिंग पे, फ्रिज, मोटरसाइकिल या मेडिकल एक्सपेंसेस, रफली लास्ट 1 ईयर में आपने क्या क्या किया है वो भी पूछा जाता है। अंडरस्टूड? दैट इज मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. Now let's talk about the causes of poverty. तो causes ये अगेन कॉमन सेंस वाली, क्या क्या काउज हो सकता है? लाइक हम लोगों के कंट्री में क्या होता है, ओवर डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो क्या क्या रीजन हो सकता है? ओवर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, सब लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। फसल हुआ तो वेल एंड गुड, इनकम होगा, नहीं हुआ तो फिर खत्म। ठीक है, हाँ काउजेज ऑफ पॉवर्टी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो काउजेज एक रीजन यहाँ पे यही है कि एक तो ओवर पॉपुलेशन है, वो तो रीजन है ही। ओवर पॉपुलेशन होने के अलावा ओवर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर है। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आगे हम लोग स्कीम पढ़ेंगे कैसे गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम निकाला पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे अनस्किल्ड लोग हैं, ठीक है, स्किल प्रॉपर नहीं है लोगों के पास, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, पुअर लेवल ऑफ एजुकेशन, यू कैन राइट दीज ऑल पॉइंट इन काउजेस, राइट। तो ओवर डिपेंडेंसी, ओवर पॉपुलेशन हो गया, पॉलिटिकल पॉलिसी हो गया, पुअर लेवल ऑफ एजुकेशन हो गया, स्किल हो गया, इसके अलावा फैमिली साइज हो गया। ठीक है, सो दीज आर द रीजन और काउजेस ऑफ पॉवर्टी व्हिच यू कैन राइट इन योर आंसर एंड अगेन you can elaborate. Fine. Now let's talk about government program for poverty alleviation. Clear हो रहा है ना सबको? यस मैम। जब मैं Yes, ma'am. पूछूंगी तो आंसर आना चाहिए, नहीं तो अभी नहीं हो रहा है Yes, तो अभी ma'am. पूछ लीजिए। आएगा मैम। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। सी, इसमें तो एक सीक्वेंस में दे दिया है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन कम हो, डेट सही से याद रख पाए, इसीलिए बेटर होगा कि आप जो सबसे लेटेस्ट प्रोग्राम है वो पहले करिए, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ जाइए। लाइक 2005 में क्या हुआ, उसके बाद आइए 2004, उसके बाद आइए 2000। तो उस तरीके से मैं आपको बता दे रही हूँ, उस तरीके से आप लिखिएगा। ठीक है, अभी रफली लिख लीजिए, फिर बाद में करिएगा। वैसे तो इसमें दिया हुआ सारा कुछ, ठीक है, लेकिन आप लोग लिखेंगे कैसे? सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन का बेसिकली 6 योजना ही है जो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली 6 योजना ही है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है। तो जैसे क्या पर्पस है पॉवर्टी एलिवेशन का? तो फर्स्ट पर्पस इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। Okay, there are basically 2 approaches. First is growth oriented approach and second one is basic needs वगैरह पूरी हो जाए, fulfill all the basic necessities. So ये 2 मकसद है आपके गवर्नमेंट के पॉवर्टी एलिवेशन का। ठीक है, अब उसमें से सबसे पहले आया था आपका 2005 में नरेगा। नरेगा NREGA, नरेगा फुल फॉर्म National Rural Employment Guarantee Act. It's over here. 5th point, National Rural Employment Guarantee Act. Okay, it was started in 2005. Okay, and after that in 2006 आगे में MG लगा दिया गया। नरेगा है ना, just MG नरेगा लगा दिया गया। MG is for महात्मा गांधी। Understood? बाद में इसका नाम चेंज करके, नाम एज इट इज था, बस ऐड कर दिया गया MG नरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा। तो इसमें क्या था, इसके अंदर इस योजना में क्या हुआ कि 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर दिया गया। ठीक है, फॉर 100 डेज यू आर एम्प्लॉयड। और ये एम्प्लॉयमेंट किस चीज में मिलता था? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, जैसे रोड बन रहा है, ठीक है, डैम बन रहा है, ठीक है, सर्टेन ब्रिज बन रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज का डेवलपमेंट होता था, जिसमें अगर आपको काम चाहिए तो जिस डिस्ट्रिक्ट में ये योजना चल रहा है वहां पे जाके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, कि अभी ये सब काम करना है। जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा या जब तक ये डेवलपमेंट चलता रहेगा
तो आप एम्प्लॉयड हैं उस टाइम के लिए, ठीक है। तो ये था इसका फायदा, ये 2005 और 2006 आप याद रखेंगे और इसका काम याद रखेंगे, ठीक है। नरेगा और एमजी नरेगा इज डन। नाउ उसके बाद 2004 में आया फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। सेकेंड योजना इज फूड फॉर वर्क प्रोग्राम and it was launched in 2004. It was launched in 2004. Okay, तो पहला था 2005, ठीक है, एमजी नरेगा 2006 and after that in 2004 food for work program. तो इसका नाम ही बता रहा है food for work means do the work and get food against that. मतलब आप काम करिए और उसके बदले खाना मिलेगा। लेकिन देखिए सिर्फ खाना के लिए लोग नहीं आते थे, इसीलिए क्या किया गया उसको कि पार्शली इन फूड एंड पार्शली इन कैश कर दिया गया कि आप काम करिए, आधा आपको मिलेगा खाना, ठीक है, जो भी आपका कमाई है उसका आधा आपको खाना मिलेगा, आधा आपको कैश में पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो इससे क्या फायदा हुआ कि जो न्यूट्रिशन, कई बार क्या होता है कि न्यूट्रिशन का जो अभाव होता है वो न्यूट्रिशन पूरा हो रहा था, ठीक है, हेल्थ के रिगार्डिंग वो सही हो रहा था, सही खाना मिल रहा था लोगों को। तो ये सारा चीज था इसका बेनिफिट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का। क्लियर? Yes, ma'am. अब चलिए नेक्स्ट है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दिस वन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो ग्राम स्वरोजगार, तो बेसिकली आप नाम से गेस कर सकते हैं, स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें Ma'am? क्या किया, हाँ, द स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना है मैम। सी पॉइंट नंबर 3 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इससे रिलेटेड और भी बहुत नाम है, इसके नीचे भी है ग्रामीण रोजगार योजना, सब पे आ रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार। यू सी पॉइंट नंबर 3 वेयर यू सी पॉइंट नंबर 3 अंकित? यस मैम। Yes, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, it was launched in April 1999. Okay, it was launched in April 1999. What was its function? First thing is that it was helpful for micro, mini, small scale industry. इन सबके डेवलपमेंट के लिए इस योजना को लाया गया, ठीक है। माइक्रो सेक्टर का हो गया, मिनी सेक्टर का हो गया, एसएसआई यानी स्मॉल स्केल सेक्टर, इन सबके डेवलपमेंट के लिए ये योजना लाया गया था। ओके, इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता था। व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप? खुद से खुद को मदद करना। खुद। इसमें Yes. क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग मिल करके एक मतलब पैसा जमा करते थे, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट आया किसी को तो वही पैसा लेकर के कोई एक पर्टिकुलर आदमी यूज कर लेगा, ठीक है। कमेटी बनाना में। हाँ, तो इस योजना में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है टू होम, फर्स्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर आपका जो माइक्रो, मिनी और एसएसआई जो मैंने बताया, ये आपका बेनिफिट था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। मैम ये क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें जो है मैम इसका पहले रिजल्ट का हुआ ना, प्रोग्राम ये था, करने का रिजल्ट इसको हुआ था merge मैम। कर दिया गया क्या? मैम ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम मैम क्या लिखा है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है मैम ये। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। हाँ, स्वर्ण ये जो जयंती योजना है ना, इसका हाँ, रोजगार योजना। रिजल्ट था रीस्ट्रक्चरिंग और कंबाइनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। आप पहले कौन सा पॉइंट पढ़िए, पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। मैम थर्ड ही पढ़ रहे हैं। हाँ, मैम थर्ड में नहीं है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ, तो वही मैम चीज सेकंड लिखा में। हुआ है। क्या क्या बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए आप। मैम सेकंड लाइन बोल रहे हैं, ये थर्ड। सो दिस द पॉइंट वाज रिटन ओवर हियर। अब आगे बढ़ते हैं, काम समझ में आया। तो बेसिकली ये जो योजना था ना, इसका मेन फंक्शन क्या था कि पहले इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी, ठीक है। तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री का ड्रॉबैक क्या था कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। जनरली इंडस्ट्री सिटीज की तरफ मूव करती है, यस और नो, सिटीज की तरफ ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था और रूरल साइड उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम असिस्टेंस दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, एसएसआई को असिस्टेंस दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा था, रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, ठीक है, और वो ऑल ओवर प्लेस वो मतलब फैला हुआ था।
ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हर जगह होगा, हर छोटे छोटे जगह होगा, ठीक है, SSI हर छोटे छोटे जगह होगा। इससे क्या हो रहा था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था और सब लोगों को एक तरीके से क्या हो रहा है कि जो पॉवर्टी था या फिर जो रूरल पुअर थे वो हट रहे थे। ठीक है, बात समझ में यस आई? मैम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपका आया है दिसंबर 2000 में। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो इसका भी नाम बता रहा है कि सड़क में सड़क का निर्माण हुआ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, कब लॉन्च हुआ? इट वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000। तो इसका क्या मकसद था? तो देखिए प्रधानमंत्री का था, ठीक है, वेल एंड गुड। ग्राम है यानी रूरल एरिया, सड़क रोड योजना दैट इज स्कीम। यस, तो क्या मकसद था इसका कि जो भी रूरल एरिया में रोड का निर्माण नहीं हुआ था, जो अनकनेक्टेड एरिया थे, उसको कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? फर्स्ट इट वाज लॉन्च्ड इन 2000। गांव को कनेक्ट करने का काम किया गया। इसमें अनकनेक्टेड एरिया का जो रोड था उसके साथ कनेक्ट किया गया। ठीक है, और इसके अलावा जो डेटा अगर आप देखेंगे तो आपका 2010 तक लगभग 3 लाख किलोमीटर रोड बन चुका था यहाँ पे। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम था आपका 10th 5 ईयर प्लान में इसको ऐड किया गया। ठीक है, 10th 5 ईयर प्लान। आवाज आ रही है मेरी? 10th 5 ईयर में यस मैम आ रही है। ईयर प्लान में इसको रखा गया था। इस चीज के डेवलपमेंट को 10th 5 ईयर प्लान में रखा गया था। ठीक है, जो 10th 5 ईयर प्लान कब से कब तक? 2002 से लेकर के 2007 तक। ठीक है, तो ये जो फेज पूरा हुआ तब तक आपका लगभग 3 लाख किलोमीटर रोड कनेक्ट हो चुका था, बन चुका था। ठीक है, तो ये स्कीम हो गया आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कितना हुआ? 4 हो गया। अब देखिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट स्कीम इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नंबर 4। इट वाज लॉन्च्ड इन 2001। ठीक है, इसका क्या मकसद था? कंप्लीट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था ये। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। फाइन, रूरल Yes, ma'am. एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसका भी वही मकसद था, रूरल एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपका नरेगा में था ना कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो काम होगा उसमें आप एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, आसपास के एरिया को डेवलप किया जाएगा। तो देखिए सेम एज नरेगा है। तो फिर क्या किया गया? इस नरेगा को 2006 में नरेगा से इसको मर्ज कर दिया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को मर्ज कर दिया गया 2006 में नरेगा के साथ। आपका क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये था आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब इसके बाद है आपका एक शहरी होगा आपका। तो मैम आपने बोला 2006 में नरेगा को वो कर दिया गया, उसमें क्या मर्ज कर दिया मर्ज गया? कर दिया गया। हाँ, तो मैम ये लाइन इसमें पॉइंट कहाँ है ये वाला? इसमें नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है तो वो करिए, आपको जानना है कि अब ये प्रोग्राम नहीं है। मैम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। हाँ, जो चीज अब नहीं है वो तो मैं तो शुरू से बोल रही हूँ ना कि जो आपको Yes, करंट है वो भी जानना है। जो बुक में है वो तो है ही है, जो करंट है वो भी आपको जानना है। ठीक है, तो करंट यही इसका स्टेटस है कि अभी ये है नहीं, 2006 में इसको ऑलरेडी मर्ज कर दिया गया था आपका नरेगा के साथ। अंडरस्टूड? अब देखिए यस या मैम। मैम। हाँ, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, बस एक ये बच रहा है। तो ये शहरी क्या हो गया? वो रूरल सेक्टर के लिए था, ये आपका अर्बन सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो अर्बन सेक्टर एम्प्लॉय पहले लॉन्च कब हुआ? 1997 में। ठीक है, 1997 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, अर्बन एरिया के एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ था। और एम्प्लॉयमेंट भी दोनों तरह का, बोथ योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड योर वेज एम्प्लॉयड, दोनों तरह के जो होंगे। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल था, और जो आपका जो वेज एम्प्लॉयड है, ठीक है, उनके लिए ये योजना था। अब देखिए ये मतलब क्या हुआ, ये सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड का। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो खुद से कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड। और वेज एम्प्लॉयड मतलब जो लेबरर्स हैं, ठीक है, वेज बेस पे काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को बेनिफिट दिया गया। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो दिया जा रहा था, तो 75% सेंटर दे रही थी और 25% स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो देने का था प्रोविजन, 75% will be given by center and 25% will be given by state.
So this is your poverty elevation program. All 6 poverty elevation program is done now, and with this we have completed our this chapter of FEMA. ठीक है, अब ये FEMA का चैप्टर FEMA. Excuse me, ma'am. हाँ, yes. हाँ, excuse me के बाद साउंड नहीं आ रहा उसका। मैम 75% सेंटर और 25% गवर्नमेंट क्या दे रही थी? फाइनेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का जिम्मा 75% सेंटर का था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, और 25% जिम्मा था आपका स्टेट गवर्नमेंट का देना। ठीक है? यस मैम। और कोई प्रॉब्लम? मैम, नेशनलाइजेशन फॉर कमर्शियल बैंक जो आपने बताया था, उसमें हम लोग को लिखना मतलब क्या, मतलब ये लिखना था ना कि अर्बन एरियाज में ज्यादा वो होता था, क्या बोलते हैं उसको, अर्बन बायसनेस था उस वक्त। हाँ, नेशनलाइजेशन से अर्बन बाइस था, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कमर्शियल बैंक, ये भी था। मैंने कोई अपना पॉइंट लिखा है मैम, तो इसका ऑब्जेक्टिव लिखना था नेशनलाइजेशन का, रीजन ऑफ नेशनलाइजेशन। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी लिखना था। सबसे पहले नेशनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी ही क्यों? अगर सिस्टम सारा कुछ सही होता तो नेशनलाइजेशन क्यों करना पड़ता? तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों जरूरत था नेशनलाइजेशन का, व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, व्हाई इट वाज नेसेसरी टू डू नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा वायोलेशन। क्या बोलिए? वायोलेशन ऑफ नॉर्म्स क्या होता है? वायोलेशन मतलब सर्टेन नियम कानून बनाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसको कंपनी को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो प्राइवेट के हाथ में था और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ठीक है, अगर आप वायलेट करते हैं तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं था कि आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट अपने हाथ में ली। मतलब वायलेशन ऑफ नॉर्म्स मतलब हुआ रूल, और वायलेशन मतलब हुआ तोड़ना। तो रूल एंड रेगुलेशन का, नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा था, तोड़ा जा रहा था, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। यस मैम। ठीक है, एनीथिंग एल्स?